मारवाड़ के राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश। देखिए कि दोस्तों आज हम देखेंगे कि मारवाड़ के राठौड़ वंश। पहले हमें जानना होगा कि मारवाड़ किसको कहते थे और राठौड़ किसको कहते थे। राजस्थान, ये अपना राजस्थान है, विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का। अब राजस्थान के एक दिशा है उत्तर में, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, यानी कि जो राजस्थान का ये भाग यानी कि पश्चिमी भाग को क्या कहते थे, मारवाड़ कहते थे। क्या कहते थे, मारवाड़। कुछ भाग तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी और कुछ भाग दक्षिणी पश्चिमी वाले जिलों को मिलाकर मारवाड़ रियासत का निर्माण किया गया था। अब जो मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर और बाड़मेर। यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर और बीकानेर और बाड़मेर, इन जिलों को मिलाकर मारवाड़ रियासत का निर्माण किया गया था दोस्तों। कौन सी रियासत का, मारवाड़ रियासत का, जो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा थी। कौन सी थी, शाहपुरा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। अब जो मारवाड़ था इसके कुछ प्राचीन नाम, यानी कि इनको प्रारंभ में किन किन नामों से जाना जाता था। मरुआर, मरु दानवे, दानवे क्षेत्र, मरुस्थल और मरुस्थान आदि नामों से किसको जाना जाता था, मारवाड़ को। लेकिन इसी मारवाड़ को वर्तमान में जोदाना या जोधपुर कहते हैं। क्या कहते हैं, जोदाना या जोधपुर। देखिए कि दोस्तों ध्यान रखना कि मारवाड़ रियासत के प्राचीन नाम है, मरुआर है, मरु दानवे है, दानवे क्षेत्र है, मरुस्थल है और मरुस्थान है। लेकिन मारवाड़ का जो वास्तविक नाम था वो मरुस्थल था, यानी कि वास्तविक नाम क्या था, मरुस्थल। अब जो मारवाड़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ, मरु प्रदेश से रक्षित प्रदेश, मरु प्रदेश से रक्षित प्रदेश। क्या होता है, मरु प्रदेश से रक्षित प्रदेश। वाड़ शब्द का अर्थ होता है रक्षित और मरु मार यानी मरु। अब ध्यान रखना है कि दोस्तों ये था हमारा मारवाड़। अब हमें देखना है कि राठौड़, कि ये राठौड़ क्या है। कुछ इतिहासकार इन्हें अलग अलग नामों से देखते हैं। अब ये राठौड़ शब्द है, किस शब्द का अपभ्रंश होकर बना है, संस्कृत शब्द का है। कौन सा शब्द, एक शब्द है संस्कृत में, कौन सा, राष्ट्रकूट। इसी राष्ट्रकूट शब्द का अपभ्रंश होकर कौन सा शब्द बना है, राठौड़ शब्द। ये बात कौन कहता है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन कहता है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये बात कहता है कि राठौड़ शब्द है वो राष्ट्रकूट शब्द का अपभ्रंश होकर बना है, जिसका प्राकृतिक रूप होता है रटट उड़। क्या होता है, रटट उड़, यानी कि राष्ट्रकूट शब्द का प्राकृतिक रूप रटट उड़ होता है दोस्तों। अब ये डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन राठौड़ों की उत्पत्ति बंदायू के राठौड़ों के वंशज मानता है। कहाँ के, बंदायू के राठौड़ों के वंशज। अब ये बंदायू कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित है। बंदायू किसको कहते हैं, कनौज को कहते हैं। किसको कहते हैं, कनौज को। अब राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, कौन है, कर्नल जेम्स टोड कहता है कि इन राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। क्या माना है, सूर्यवंशी माना है दोस्तों। इन राठौड़ों की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये इनकी वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। अब एक ग्रंथ है
राज रत्नाकर। कौन सा ग्रंथ है? राज रत्नाकर। इस ग्रंथ के रचयिता हैं सदाशिव। कौन है? सदाशिव। इस ग्रंथ में कहते हैं कि इन राठौड़ों की उत्पत्ति हिरण्यकश्यप की संतान बताते हैं। किसकी संतान बताते हैं? ये हिरण्यकश्यप की संतान। अब इसी सदाशिव ने एक ग्रंथ और लिखा था, राज विनोद। कौन सा ग्रंथ? राज विनोद। यह ग्रंथ भी सदाशिव के द्वारा लिखा गया है। अब एक ग्रंथ है वीर विनोद। उस ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्यामल दास, जो भीलवाड़ा के निवासी है, जो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि है। अब देखिए कि दोस्तों इन राठौड़ों की उत्पत्ति डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्हें बंदायूं के राठौड़ों का वंशज मानते हैं। राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड इन्हें राठौड़ों की वंशावली के आधार पर सूर्यवंशी मानते हैं। और राज रत्नाकर ग्रंथ है, यह कहता है कि हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं। ये तो था हमारे राठौड़ वंश के सामान्य जानकारी। अब ये राठौड़ वंश के राजस्थान में 3 रियासतों में शासन किए थे। कितनी रियासतों में? 3 में। एक थी मारवाड़ यानी कि जोधपुर, एक था जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। एक था किशनगढ़, और किशनगढ़ किस जिले में है वर्तमान में? अजमेर जिले में स्थित है। अब देखिए कि दोस्तों राठौड़ों ने राजस्थान की 3 रियासतों पर शासन किया था। अब पहले हम किशनगढ़ के बारे में देखते हैं कि राठौड़ वंश के एक शासक है मोटा राजा उदय सिंह और उसके पुत्र है किशन सिंह। कौन है? किशन सिंह। इसी किशन सिंह के द्वारा पहले तो किशनगढ़ शहर बसाया जाता है और उसके बाद में किशनगढ़ रियासत में राठौड़ वंश की नींव रखी जाती है। किसके द्वारा? किशन सिंह के द्वारा। किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। अब यही किशनगढ़ का प्रश्न आएगा कि किशनगढ़ किस शैली की उपशैली है? तो मारवाड़ शैली की उपशैली है। दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है कि किशनगढ़ किस शैली की उपशैली है? मारवाड़ के। इसी किशनगढ़ से निकलती है रूपनगढ़ नदी निकलती है। इसी किशनगढ़ की बनी ठनी प्रसिद्ध है जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। अब है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश किसको कहते हैं? बीकानेर के दक्षिणी भाग और जोधपुर का उत्तरी भाग, और बीच में क्या पड़ता है? नागौर। यानी कि बीकानेर, जोधपुर, नागौर की भूमि को जांगल प्रदेश कहते हैं दोस्तों। और इसी जांगल प्रदेश में राव जोधा के पुत्र राव बीका के द्वारा, किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा 1465 ईस्वी में इसी जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी गई थी। किस वंश की? राठौड़ वंश की नींव। फिर 12 जुलाई 1488 को राजस्थान के सभी कुंवारे लड़के किसके इंतजार करते हैं? आखा तीज को। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीय। उसी दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और उसी दिन अपने बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी। और जो जांगल प्रदेश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहि छतरपुर थी। क्या थी? अहि छतरपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं और नागौर को ही धातु नगरी कहते हैं, औजारों की नगरी कहते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि मारवाड़ के राठौड़ वंश, हमें इन्हीं राठौड़ों के बारे में चर्चा करेंगे पहले। अब जो मारवाड़ के राठौड़ थे इनकी कुल देवी चक्रेश्वरी माता थी। कौन थी? चक्रेश्वरी माता, जिसे क्या नागनेची माता के नाम से जाना जाता था। नागनेची माता के नाम से किस माता को जाना जाता था? चक्रेश्वरी माता, जिसका निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा के द्वारा करवाया जाता है, जिसका प्रथम मंदिर राजस्थान के नगाना गांव बाड़मेर जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? नगाना गांव बाड़मेर में, जहां पर गैर नृत्य प्रसिद्ध है। अब देखेंगे कि हम मारवाड़ के राठौड़ वंश, और मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? राव सिंहा। कौन है? राव सिंहा। ये 1240 ईस्वी से लेके 1273 ईस्वी तक। कब? 1240 से 1273 ईस्वी तक। अब देखेंगे कि दोस्तों ये राव सिंहा कौन थे। पहले हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। यही राठौड़ वंश के संस्थापक है। 13वीं शताब्दी में यानी कि मारवाड़ प्रदेश में यानी कि पाली जिले के आसपास में यह राठौड़ वंश की नींव रखता है। अब ये राव सिंहा के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है कि ये कहाँ से आया था।
कर्नल जेम्स टोड और मुनोत नैन्सी के अनुसार, मुनोत नैन्सी। एक है जोधपुर राज्य की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात। इस ख्यात में कहते हैं कि ये राव शिया है, एक राजा होता है वर्धाई सेन और उसके पुत्र है खेतराम। कौन है? खेतराम, इसके पुत्र मानते हैं, यानी कि खेतराम के पुत्र कौन है? राव शिया। ये बात कौन कहता है? जोधपुर राज्य की ख्यात कहता है दोस्तों। अब जो कर्नल जेम्स टोड है और मुनोत नैन्सी है, ये कहते हैं कि कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के पौत्र या कुछ किताबें भतीजा बताती है। अब हम इन्हीं कन्नौज को और ये मारवाड़ की भूमि में किस प्रकार से आते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये है अपना राजस्थान, क्या है? राजस्थान। और राजस्थान के पूर्वी सीमांत पर स्थित है कन्नौज, और कन्नौज किस राज्य में है? यूपी में। अब कन्नौज के राजा है जयचंद गढ़वाल। कौन है? जयचंद गढ़वाल। अब दोस्तों देखिए कि जयचंद गढ़वाल के एक पुत्री थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग त्रिभुज आकृति वाला जिला कौन सा है? अजमेर। और अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। इसका भी नांदेरा कहाँ था? दिल्ली। और संयोगिता का भी नांदेरा कहाँ था? दिल्ली। यानी कि ये दिल्ली गए हुए थे और इसी दिल्ली में इन संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य प्रेम प्रसंग हो जाता है। और इस बात का पता किसको चल जाता है? जयचंद गढ़वाल को। जयचंद गढ़वाल पहले तो संयोगिता को कन्नौज ले आता है और फिर यहाँ पर इन्हें धमकाता है, समझाता है, लेकिन ये संयोगिता नहीं मानती। फिर जयचंद गढ़वाल एक दरबार का आयोजन लगवाता है कन्नौज किले में। किसका दरबार? किसका आयोजन करवाता है? दरबार का। अब इस दरबार में जयचंद गढ़वाल सभी राजपूतों शासकों को बुला लेता है, केवल किसको छोड़कर? पृथ्वीराज चौहान को। अब जैसे ही जयचंद गढ़वाल कहता है कि अपनी पुत्री को कि आप राजा चुनने का निश्चित कर ले, यानी कि आप अपना पति इन राजाओं में से चुन ले। अब संयोगिता यही ये जयचंद गढ़वाल किले के पास में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना देता है और संयोगिता माला किसके डाल देती है? पृथ्वीराज चौहान के। अब इस बात का पता किसको चलता है? पृथ्वीराज चौहान को। इसका एक घोड़ा था रत्ते रंबा, ये घोड़े पर बैठता है और संयोगिता को उठा लाता है और अजमेर में विवाह कर लेता है। और वो विवाह कौन सा था? गंधर्व विवाह या राक्ष विवाह कहते हैं। यानी कि जो प्रेम विवाह होता है उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है और जो भगाकर विवाह करते हैं उसे राक्ष विवाह कहते हैं। यानी कि ये विवाह दोनों ही श्रेणी का स्थित है। अब जो मुस्लिम शासक जो विवाह करते हैं उसे निकाह कहते हैं। क्या कहते हैं? निकाह है। अब देखिए कि दोस्तों जयचंद गढ़वाल दिल्ली के शासक थे मोहम्मद गोरी। कौन थे? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को डायरेक्ट आते ही किस पर आक्रमण कर दिया? पृथ्वीराज चौहान पर। जो त्रैन का प्रथम युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। जिस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। इसके एक साल बाद में त्रैन का सेकंड युद्ध होता है, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और इसे बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। अब जब मोहम्मद गोरी को जिसने बुलाया था उसी पर मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया? आक्रमण। कब किया? 1194 ईस्वी में। अब जब ये 1194 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल पर मोहम्मद गोरी आक्रमण कर देता है, तब यहाँ पर खून खराबा हो रहा था और ये युद्ध था चंदावर का युद्ध। कौन सा था? चंदावर का युद्ध। इस युद्ध के अंदर जयचंद गढ़वाल के कुछ किताबें तो इन्हें भतीजा बताती है और कुछ किताबें इसे पौत्र बताती है। जब ये 200 साथियों के साथ में राव सिंह पूर्वी दिशा से आता हुआ राजस्थान के इस भाग यानी पाली में कहाँ गया? पाली के आसपास के क्षेत्र में ये आ जाता है। तभी यहीं पर आकर एक गांव स्थित है कोलूमंड गांव। कौन सा गांव है? कोलूमंड। और कोलूमंड गांव में अपना ये शक्ति का केंद्र बिंदु बनाता है। गांव कौन सा है? कोलूमंड गांव। अब देखेंगे दोस्तों कोलूमंड गांव है वो जोधपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। लेकिन ये प्राचीन समय में ये बीकानेर के पश्चिमी दिशा में 20 मील की दूरी पर स्थित था। अब इन्हीं कोलूमंड गांव में कुछ सोलंकी सरदार रहते हैं। कौन रहते हैं? सोलंकी सरदार। इन सरदारों पर बार बार आक्रमण होता है।
इन्हीं के एक सरदार के द्वारा किया जाता है, लाखा फुलानी। कौन है? लाखा फुलानी, यानी कि ये एक सरदार है। ये आक्रमण किन पर करता है? सोलंकी सरदारों पर। जब ये इन पर बार बार आक्रमण हो रहा था तो राव सिंह इन सोलंकी शासकों को यानी कि सरदारों को लाखा फुलानी से स्वतंत्र करवाता है और यह लाखा फुलानी हार जाता है और राव सिंह इन्हें स्वतंत्र घोषित कर देता है। तभी ये सोलंकी सरदार अपनी बहन थी जिसका नाम है पार्वती सोलंकी। कौन थी? पार्वती सोलंकी का विवाह राव सिंह के साथ में कर देते हैं और इन दोनों से जो उत्पन्न संतान थी वो थी कौन? आसनाथ। कौन थी? आसनाथ। अब ये राव सिंह के उत्तराधिकारी थे आसनाथ। किसके पुत्र थे? पार्वती सोलंकी। अब ये पार्वती सोलंकी थी कोलूमंड की राजकुमारी थी, यानी कि सोलंकी सरदार की बहन थी। अब इसके बाद में राव सिंह द्वारिका की यात्रा पर निकलते हैं। कहां पर? द्वारका की यात्रा। जब ये द्वारका की यात्रा पर जाते हैं तब बीच में एक गांव है धोला चौतरा। कौन सा गांव है? धोला चौतरा। इस गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति है नसीरुद्दीन महमूद। कौन है? नसीरुद्दीन महमूद, यानी कि फिरोजा शाह द्वितीय। इनके मध्य दोनों की सेनाओं के मध्य थोड़ी मुठभेड़ होती है, यानी कि आक्रमण होता है। फिर इन्हीं नसीरुद्दीन मोहम्मद ये हार जाता है और राव सिंह जीत जाता है। फिर राव सिंह यहाँ से निकल पड़ता है बीठू गांव में, और ये बीठू गांव किस जिले में स्थित है? पाली जिले में। जब ये बीठू गांव पाली में चला जाता है तभी इन पाली जिले में रहते हैं पालीवाल ब्राह्मण। कौन रहते हैं? पालीवाल ब्राह्मण। इन ब्राह्मणों पर बार बार आक्रमण हो रहा था मेर जाति का, मीणा जाति का और मोहिली जाति का। कौन सी जाति? मोहिली जाति। यानी कि पालीवाल ब्राह्मणों पर इनके दक्षिण पश्चिम में स्थित मेर जाति आक्रमण कर रही थी, ढूंढार प्रदेश में स्थित थी मीणा जाति वो आक्रमण कर रही थी, मोहिली जाति इन पर आक्रमण कर रही थी। तब ये पालीवाल ब्राह्मण इन परेशान थे इन आक्रमणों से, तभी इन्हीं राव सिंह को ये बुलाते हैं और पालीवाल ब्राह्मण मेर, मीणा और मोहिली जातियों से इन पालीवाल ब्राह्मणों को मुक्ति दिलाता है। फिर यही पालीवाल ब्राह्मण जो पाली के आसपास का क्षेत्र राव सिंह को दे देते हैं। इसके बाद में राव सिंह एक चाल चलता है जो पालीवाल ब्राह्मणों पर ही आक्रमण कर देता है। फिर पूरा संपूर्ण क्षेत्र यानी मारवाड़ अपने अधिकार में कर लेता है राव सिंह। अब देखिए कि दोस्तों पालीवाल ब्राह्मण इनको पूरा मारवाड़ प्रदेश दे दिया। 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी को इस राव सिंह की गायों की रक्षा करते हुए और मुसलमानों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? वीर गति को। अब जो इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो एक अभिलेख है देवल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? देवल अभिलेख। देखिए कि दोस्तों इसी देवल अभिलेख के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि देवल अभिलेख किस राजवंश से संबंधित था। तो ध्यान रखना है कि यह राठौड़ से है कि इस अभिलेख में हमें जो जानकारी मिलती है वो राव सिंह की मिलती है कि राव सिंह अपने अंतिम समय में 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी को गायों की रक्षा करते हुए मुसलमानों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। अब दोस्तों ध्यान रखना कि 1273 नहीं 273 ईस्वी। कौन सी? 273 ईसा पूर्व यानी BC बिफोर क्राइस्ट। इसी 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक होता है, लेकिन इसका विधिवत रूप से राज्याभिषेक 269 BC ईस्वी में होता है। दोस्तों 4 वर्ष के बाद में होता है कि ये अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक नए वंश पर राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब जो राव सिंह थे इसके उत्तराधिकारी इसके पुत्र थे आसनाथ। कौन थे? आसनाथ। अब ये आसनाथ की माता थी पार्वती सोलंकी थी, पिता राव सिंह थे। अब ये आसनाथ राव सिंह के उत्तराधिकारी थे, यानी कि राठौड़ों वंश के द्वितीय शासक कौन थे? आसनाथ। अब ये आसनाथ के एक गांव है गुंदोज नामक स्थान पर अपनी शक्ति का गठन करता है और इसके समय में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मारवाड़ पर एक बार आक्रमण करते हैं 1291 ईस्वी में। तब ये आसनाथ खेड़ पर शासक कर रहे थे, यानी कि ये एक खेड़ जगह है जो मारवाड़ रियासत के अधीन ही आती है। ये खेड़ से रवाना होता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से आक्रमण करने के लिए चला जाता है, लेकिन आसनाथ वीर गति को प्राप्त हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। इसी 1291 ईस्वी में
अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार पुनः आक्रमण किया था रणथंभौर की भूमि पर, जो जाइन दुर्ग जीत लिया गया था। हमीर देव चौहान के सेनापति गुरदास सैनी के नेतृत्व में सेना हार गई थी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी विजय हो गया था। अब जो आसनाथ के उत्तराधिकारी थे दूहड़, कौन थे? दूहड़। अब दूहड़ खेड़ के स्वामी थे। कहाँ के थे? खेड़ के, क्योंकि जो पिता जहाँ का शासन कर रहा था खेड़ का, वहीं पर उत्तराधिकारी कौन थे? दूहड़। तो ये दूहड़ खेड़ के स्वामी थे। और दूहड़ कहाँ चले गए? खेड़ से कर्नाटक। कहाँ चले गए? कर्नाटक। अब ये कर्नाटक में चले जाते हैं और एक मूर्ति लेके आते हैं, चक्रेश्वरी मूर्ति। इसी मूर्ति को नागनेची माता कहते हैं। क्या कहते हैं? नागनेची माता, जो राठौड़ वंश की कुल देवी है। यह दूहड़ इस मूर्ति को लाता है और नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाता है। कहाँ स्थापित करवाता है? नगाना गांव बाड़मेर में। तो प्रश्न आएगा कि नागनेची माता का प्रथम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, बाड़मेर में है। और बाड़मेर में किस जगह? नगाना गांव बाड़मेर में। इसी नगाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है गेर नृत्य। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य, जो मेवाड़ का भी प्रसिद्ध है, नगाना गांव बाड़मेर का भी प्रसिद्ध है। अब इसी नागनेची माता को के मंदिर को राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवा देते हैं। अब ये राव जोधा इसका विधिवत रूप से यहीं से नगाना गांव बाड़मेर से मूर्ति को ले जाते हैं और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में इसे स्थापित करवा देते हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसका मंदिर एक नीम के वृक्ष के नीचे स्थित है। किस वृक्ष के नीचे? नीम के वृक्ष के नीचे। लेकिन ज्यादातर राजस्थान की कुल लोक देवियां हैं, उनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित है। इसी का किसके वृक्ष नीचे है? नीम के वृक्ष के नीचे, जो राठौड़ वंश की कुल देवी है। इस नागनेची माता का अन्य मंदिर बीकानेर जिले में भी स्थित है। कहाँ है? बीकानेर जिले में भी। इसका जो मेला बीकानेर में भी बढ़ता है। अब नागनेची से ही याद रखना है नारायणी माता। तो नारायणी माता का मंदिर है वो अलवर जिले में स्थित है, जो नाई और मेरा जनजाति की कुल देवी है। अब जो दूहड़ के बाद में कुछ असहयोग शासक हुए थे, रायमल, कल्याणमल, वीरमदेव, फिर वीरमदेव द्वितीय के पुत्र थे राव चूड़ा। कौन थे? राव चूड़ा। अब जो राव चूड़ा का जो शासनकाल था वो 1384 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक मंडोर की भूमि पर ये शासन करते हैं दोस्तों। अब इन्हीं राव चूड़ा के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि राव चूड़ा ने मारवाड़ की भूमि में राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सामंती प्रथा की शुरुआत करता है। मंडोर को प्रथम राजधानी बनाता है, जो राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। कौन है? अब राव चूड़ा। अब ये राव चूड़ा है वीरमदेव का पुत्र है। किसका पुत्र है? वीरमदेव का, यानी कि सेकंड है वीरमदेव, उसका पुत्र है। अब राव चूड़ा मारवाड़ के राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? राव चूड़ा को। लेकिन राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव सिंह थे। अब राव चूड़ा का जो शासनकाल है वो 1384 ईस्वी से लेके 1423 ईस्वी तक मंडोर की भूमि पर, यानी कि मारवाड़ की भूमि पर शासन करते हैं दोस्तों। अब ये राव चूड़ा है, पहले तो